हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में, यानी कि पृथ्वी किस तरह से अपने ताप को संतुलित रखती है, या फिर यूँ कहें कि यह पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, हीट बजट है। यानी कि पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरणें और पृथ्वी से वापस जाने वाली जो भारतीय विकिरणें हैं, वो किस तरह से एक बैलेंस स्थापित करती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट प्रस्तुत कीजिए। छोटा सा टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। तो देखते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही उसका ह्रास यानी कि कमी करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं भारतीय विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का मात्र 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। इस ऊष्मा ऊर्जा को 100% मान लिया जाए तो यह 100% उस सौरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर केवल सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का पृथ्वी केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, और इसी को हम 100% मानकर अलग अलग इकाइयों में डिवाइड करते हैं। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कई सारा भाग वायुमंडल से गुजरते हुए कुछ का परावर्तन हो जाता है, जैसे कि बादलों के द्वारा, एरोसोल के द्वारा। ठीक है। कुछ प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि स्कैटरिंग हो जाती है, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और केवल इन सभी प्रक्रियाओं के होने के बाद में जो पृथ्वी पर पहुंचता है, वही वास्तविक पृथ्वी का ताप होता है। 100% में से 35% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। यानी कि अगर हम 100% सूर्य से आने वाली ऊर्जा को 100% मान लें, तो उसमें से 35% ऊर्जा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है। इसी चीज़ को हम पृथ्वी का एल्बिडो भी कह सकते हैं। ठीक है। हमने पहले देखा था एल्बिडो, तो यही 35% जो है, ये पृथ्वी का वास्तविक एल्बिडो है। 27% बादलों के ऊपरी छोर से, 6% अंतरिक्ष में धूल कणों द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, तथा 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। यानी कि ध्यान दीजिए, 27% जो विकिरण है, जो सूर्यताप है, 27%, वो तो बादलों के ऊपरी छोर से ही वापस परावर्तित हो जाता है। और 6% अंतरिक्ष में धूल कणों के द्वारा जो स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, उसके द्वारा वापस लौट जाता है। और 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित हो जाता है। ठीक है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं, और ये टोटल एल्बिडो जो है वो 35% है। क्योंकि अगर 27% बादलों का जोड़ें, और 6% धूल कणों का जोड़ें, और 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों का जोड़ें, तो टोटल 35% हो जाता है। और ये 35% यानी कि 35 इकाइयाँ ही वास्तव में पृथ्वी का एल्बिडो है। ठीक है। यानी कि पृथ्वी परावर्तित होने वाली जो विकिरण की मात्रा है, उसको एल्बिडो कहा जाता है। प्रथम 35% को छोड़कर बाकी 65% सौर विकिरण अवशोषित होती है। 14% वायुमंडल द्वारा तथा 51% पृथ्वी के धरातल के द्वारा। यानी कि 35% तो एल्बिडो हो गया, यानी कि इसका तो किसी भी तरह का कोई यूज नहीं हुआ। लेकिन जो 65% इकाइयाँ बची है, 65% जो सूर्यताप बचा है, वो विकिरण के द्वारा अवशोषित होता है, विकिरण अवशोषित होती है। और इसमें से भी 14% तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है, और 51% पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित होता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51% ऊर्जा पुनः भारतीय विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। यानी कि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है 51% इकाइयाँ। ठीक है। इन्हीं को ही पृथ्वी वापस भारतीय विकिरण के रूप में लौटा देती है। इनमें से 17% तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, और 34% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6% स्वयं वायुमंडल द्वारा
9% भाग संवहन एवं विक्षोभ में खर्च हो जाती है तथा 19% ऊर्जा वाष्पीकरण यानी कि संघनन में खर्च हो जाती है। वायुमंडल द्वारा 48% ऊर्जा का अवशोषण होता है। इनमें से 14% ऊर्जा सूर्यताप की और 34% ऊर्जा भारतीय विकिरण की होती है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण का प्रतिशत क्रमशः 17% और 48% होता है, जिनका योग 65% होता है। वापस लौटने वाली ये ऊर्जा उस 65% ऊर्जा का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यानी कि इस तरह से सूर्य से आने वाली जो 100% ऊर्जा है वो पुनः वापस लौटा दी जाती है। तो इसी को ही हम वास्तविक ऊष्मा बजट कहते हैं, क्योंकि इसी से जो पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करके कुछ प्रक्रियाओं में ऊर्जा यूज होती है और उसके बाद में ये ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी का जो हीट बैलेंस है, ऊष्मा संतुलन है, वो बना रहता है, ठीक है। इसी को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कार्यों में ऊर्जा का अलग अलग भाग यूज हो जाता है, उपयोग में आ जाता है, या यूँ कहें यूज होकर वापस लौटा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, इसका रूप परिवर्तित होता है मात्र। आगे देखिए, यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से इसको समझ लेना। लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण। अब देखिए, ये अगर हम इसको वायुमंडल माने तो वायुमंडल से अंतरिक्ष में प्रकीर्णित जो सौर विकिरण है वो 6% है। कुल हमने देख ली 100% है। अब अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित जो है वो है बादल द्वारा 27% और पृथ्वी द्वारा 2%, ठीक है। अब अवशोषित ऊर्जा की मात्रा देखें तो 17% पृथ्वी द्वारा अवशोषित, 34% पृथ्वी द्वारा अवशोषित बादलों द्वारा और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित, ठीक है। फिर उसके बाद में दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण। पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण 17 यानी कि रिलीज हो रही है ना। पृथ्वी से विकिरण 23, 17 6 23 प्लस 6 23, 9 + 9% विक्षोभ एवं संवहन यानी कि वापस 9% खर्च हो गई है, ठीक है। उसके बाद में वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण -48, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी आप बना लें, क्योंकि इससे आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये लेसन ख़त्म होता है। बहुत छोटा लेसन है, तो इसको अच्छे से देख लेना, रट लेना, यूँ कहीं याद कर लेना, ठीक है। समझ भी लेना, ठीक है। इसके बाद में हम वायुदाब की पेटियाँ वाला जो लेसन है, वायुदाब और वायुदाब की पेटियाँ, वो वाला देखेंगे, ठीक है। इस लेसन में फ़िलहाल इतना ही था। चलो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।